आवाम इंडिया वॉइस की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। आज आवाम इंडिया वॉइस की तरफ से कॉमरेड पुरुषोत्तम शर्मा जी से संवाद करने जा रहे हैं, जो ऑल इंडिया किसान महासभा के सेक्रेटरी हैं, साथ ही साथ CPI-ML के सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं। दोस्तों, आज इनसे पूरे देश में 26 से 28 नवंबर तक मजदूर किसान का चट्टानी एकता NDA शासन के खिलाफ प्रोटेस्ट के संदर्भ में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। कॉमरेड पुरुषोत्तम शर्मा जी। देखिए, ये जो 3 दिन का महापड़ाव है मजदूर किसानों का, पूरे देश की राज्यों की राजधानियों में राज्यपालों के निवास के बाहर, ये एक किस्म से जो किसान आंदोलन 2000 और 2020-2021 में आपने देखा था, ऐतिहासिक किसान आंदोलन, ये उसके बाद उसका एक दूसरा फेज है। क्योंकि जब 2021 के अंत में सरकार के साथ किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चे का एक एग्रीमेंट हुआ था और सरकार ने वायदे किए थे किसान संगठनों के साथ, लेकिन सरकार 2 साल बीतने के बाद उन वायदों को पूरा करने की तरफ नहीं बढ़ी। और उन वायदों में बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो MSP गारंटी कानून का सवाल, किसान आंदोलन के दौर में जो गृह राज्य मंत्री टैनी के द्वारा की गई साजिश और उनके बेटे द्वारा किसानों की हत्या का जो मामला था, लखीमपुर खीरी कांड, उसमें उनकी बर्खास्तगी, मंत्री की बर्खास्तगी और इन लोगों की गिरफ्तारी, और उसके अलावा जो पूरे आंदोलन के दौर में मुकदमे दर्ज थे किसान नेताओं पर, तमाम लोगों पर, उनको वापस लेना, बिजली बिल, जो नया बिजली बिल है उसको सरकार पेश ना करे, उसके लिए भी जो है संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की जाए। तो ऐसे तमाम वायदे सरकार ने लिखित वायदे किए थे और 2 साल तक हम लोग लगातार परस्यू करते रहे, लेकिन सरकार इस पर नहीं मानी। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जिन कॉर्पोरेटीकरण के 3 कानूनों को सरकार लाई थी और उनको सरकार को किसान आंदोलन के दबाव में वापस लेना पड़ा, लेकिन पिछले दरवाजे से ये सरकार उन नीतियों को पूरे देश भर में लागू करवा रही है, उसको लागू करने की तरफ बढ़ रही है। तो एक तो ये सवाल थे। दूसरा, जो 43-44 जो श्रम कानून थे, उन श्रम कानूनों को खत्म करके जो 4 श्रम कोड बिल सरकार लाई है, और जिस तरीके से जो निजीकरण की बयार पूरी तरीके से बह रही है, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों को कौड़ियों के भाव नीलाम किया जा रहा है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, पुरानी पेंशन खत्म हो गई है, या तमाम सरकारी काम भी ठेके पर हो रहे हैं, ठेकाकरण, निजीकरण की प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है। तो जो हमारे सार्वजनिक और सरकारी जो कोर सेक्टर था, उस पूरे कोर सेक्टर को ही यह सरकार नीलाम करने पर लगी हुई है, कौड़ियों के भाव अपने चहेते कॉरपोरेटों को। तो इसलिए कुल मिलाकर के कहें तो जो किसानों के ऊपर हमला था, जो मजदूरों के ऊपर हमला है, ये हमला एक कॉर्पोरेटीकरण की नीतियों का है। यह हमला इस देश के अंदर फिर से नए सिरे से कंपनी राज को लाने का हमला है। और इसीलिए जो किसान आंदोलन के दौर में किसानों और ट्रेड यूनियन संगठनों की जो एक नज़दीकी बनी थी, वो नज़दीकी अब इस दौर में इस कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ और इस कंपनी राज के खिलाफ अब एक साझे मंच की दिशा में बढ़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम इन सवालों पर मिल करके संयुक्त आंदोलन लड़ेंगे, और उसकी ये पहली कॉल ये है जो 3 दिन का महापड़ाव पूरे देश भर में जारी हुआ है। तो इसके साथ, इन सवालों के साथ साथ हम लोगों ने जो मजदूरी का सवाल है, मनरेगा का सवाल है, तमाम सवाल जुड़े ही हैं, लेकिन साथ में हम लोगों ने
दो चीजों को और जोड़ा है। एक तो न्यूज क्लिक पर एफआईआर के बहाने जो हमला हुआ है, उस हमले में किसान आंदोलन को दरअसल में उस एफआईआर में एक मेन साजिशकर्ता बताया गया है और न्यूज क्लिक को उस साजिशकर्ता किसान आंदोलन और उसके संगठनों को मदद करने वाला दिखाया गया है। तो ये बात दिखा रहा है कि किस तरीके से जो भीमा कोरेगांव में आंदोलन के दौर में या जो इधर दिल्ली में सीएए विरोधी आंदोलन के दौर में जो साजिशें इस सरकार ने रची और उन साजिशों के तहत जिस तरीके से तमाम आंदोलनकारी लोगों की आवाज़ें बंद की, उन पर जो है यूएपीए जैसा काला कानून लगाया और आज तमाम लोग जेलों में सड़ रहे हैं। तो इस सवाल को हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और इसलिए न्यूज क्लिक के खिलाफ जो एफआईआर सरकार ने दर्ज की है, हम लोगों ने डिमांड की है कि इस एफआईआर को सरकार तत्काल वापस ले और यूएपीए जैसे काले कानून की इस देश में कोई ज़रूरत नहीं है, इसको जो है तत्काल हटाया जाए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये सरकार दो तरीके से तमाम विरोध की आवाज़ों को दबा रही है, वो चाहे विरोधी राजनीतिक पार्टियां हों या सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ने वाली जमीनी स्तर पर आंदोलन की ताकतें हों। तो जो विरोधी राजनीतिक ताकतें हैं उनके खिलाफ तो ये सरकार जो है तमाम तरीके के षड्यंत्र कर रही है, सीबीआई से लेकर के और जो दूसरी तमाम एजेंसियां हैं, इन सारी एजेंसियों को लगा करके वो जो है उनको परेशान कर रही है, उनको या तो भाजपा में शामिल कर रही है और नहीं तो जो है गिरफ्तार कर रही है, उन पर केस दर्ज कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रही है कि जो जिन लोगों पर कोई करप्शन के चार्ज नहीं है, जो किसी करप्शन में शामिल नहीं है या जिनका जो कभी सत्ता में नहीं रहे हैं, जो हमेशा सरकारों की नीतियों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, ऐसी ताकतों के खिलाफ जिसमें किसान आंदोलन है, नागरिक अधिकार संगठन है, ट्रेड यूनियन है, तमाम इस देश के अंदर लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाने वाली ताकतें हैं, तो उनके खिलाफ यह सरकार यूएपीए जैसे काले कानून का इस्तेमाल कर रही है। एनडीए गठबंधन क्यों 2024 को जीतना चाहता है, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से 2024 को क्यों जीतना चाहता है, इस पर आप रोशनी डालें। देखिए, जो 5 राज्यों का चुनाव है, ये चुनाव अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उसमें शायद भाजपा सभी जगह हार रही है लगभग, और जनता का जो मूड दिख रहा है उस मूड में ये पता चल रहा है कि भाजपा को लोग नकारने जा रहे हैं इन चुनावों में। 2024 का चुनाव भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पिछले 9 साल से 10 साल से जो सरकार चल रही है, अभी 10वां साल इस सरकार का पूरा होने जा रहा है, और इन 10 सालों के अंदर देश के अंदर तमाम जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जो है ख़त्म किया करने के 10 साल रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया गया है और तमाम संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख पदों पर एक अभी सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा अभी अपवाद है, लेकिन पिछले दौर में हमने 4 चीफ जस्टिस का दौर भी देखा है कि किस तरीके से उस सत्ता के पक्ष में ही तमाम चीज़ें हुई हैं देश के अंदर। तो वो तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग से लेकर के सीबीआई से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम आपका रिजर्व बैंक से लेकर के तमाम जो संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाएं जो हैं इन लोगों ने एक रूप से उनकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया है और उनको भाजपा का एक आनुवांशिक संगठन के रूप में जैसे डेवलप कर लिया है। तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है और हम लोगों का ये मानना है कि भाई आज़ादी की लड़ाई के दौर में हम लोगों ने जिस लोकतंत्र की स्थापना की थी, जिस संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना इस देश के अंदर की थी, अभी जो है वो खतरे में है। और जब वो खतरे में है तो अभी संविधान और लोकतंत्र को बचाना जो है 24 के चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा है। तो अभी दोनों तरफ एजेंडे हैं,
कॉरपोरेट फांसीवादी जिस शासन को यहाँ मोदी के नेतृत्व में भाजपा आरएसएस लादना चाहते हैं, भारत जो है उस दिशा में बढ़ेगा कि वो कॉरपोरेट फांसीवाद के रास्ते पर बढ़ेगा या अपने लोकतांत्रिक रास्ते को, अपने संवैधानिक रास्ते को फिर से बचा करके वापस लौटा पाएगा। ये दो बातों की लड़ाई है 24 की लड़ाई। इसलिए ये 24 की लड़ाई भारत के भविष्य को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। और सारी जो विपक्ष की ताकतें हैं इसीलिए आज एक मंच पर आई है। हम लोगों का कांग्रेस के साथ भी उसी तरीके से कांग्रेस के सरकारों में हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं, लेकिन आज जब संविधान पर ही खतरा आ गया, जब लोकतंत्र पर ही खतरा आ गया, जब ये खतरा आ गया कि आने वाले समय में बोलने की भी आज़ादी इस देश में रहेगी कि नहीं रहेगी, जब ये खतरा आ गया है कि आने वाले समय में इस देश के अंदर ये जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये भी बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी, तो तब जो है ऐसी स्थितियां आई हैं कि देश में तमाम जो लोकतांत्रिक समझ रखने वाली जो ताकतें हैं, राजनीतिक ताकतें हैं, वो एक मंच पर आई हैं और उन्होंने मिल करके फिर इंडिया गठबंधन का निर्माण किया है। इस इंडिया गठबंधन के निर्माण में हम एक महत्वपूर्ण घटक रहे हैं। हमारा जो पार्टी का महाधिवेशन इस साल फरवरी में पटना में हुआ था, उसमें हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, जब हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण घटकों को अपने मंच पर बुलाया था और एक दिन का हम लोगों ने 3 घंटे का सेमिनार इस सवाल पर किया था कि भाई लोकतंत्र और संविधान को अगर बचाना है तो विपक्ष की ताकतों को एक मंच पर आना होगा। और हम समझते हैं कि उसके बाद ही जो है ये इंडिया गठबंधन की एक प्रक्रिया शुरू हुई और वो एक गठबंधन के रूप में आज 28 पार्टियों के देश के अंदर सामने आया है। तो आने वाले 24 की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है और हम सब उसकी तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इस देश का मजदूर और किसान, खास करके जो संयुक्त किसान मोर्चा है और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, इनकी भी एक समझ है कि भाई इस देश के अंदर अगर इस कॉरपोरेटीकरण की मुहिम को रोकना है, जो निर्लज्ज कॉरपोरेटीकरण की मुहिम है जिसको इस आंदोलन में हम लोगों ने अडानी अंबानी राज की संज्ञा दी है, तो इसको अगर रोकना है, इसको अगर बदलना है और कुछ भी अगर किसानों और मजदूरों के हित में करना है तो इस सरकार से पहले छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन की इस लड़ाई को जो मजदूर और किसान संगठनों का ये साझा मंच है, ये मंच भी नीचे से अपनी एक ताकत देगा आंदोलन के बल पर। और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन क्या करेगा वो तो अपने जो भी कार्यक्रम लेगा, लेकिन हम लोग मजदूर और किसान का जो संयुक्त हम लोगों का एक समझ बनी है, इस संयुक्त समझ के तहत हम आने वाले समय में एक बड़ी राष्ट्रव्यापी कॉल हम लोग आंदोलन की फिर देने वाले हैं। इसके लिए हम आने वाले समय में फिर बैठेंगे और उसको तय करेंगे। और मेरे को लगता है कि 2024 के चुनाव में जहां संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का सवाल बड़ा एजेंडा रहेगा, उसके साथ ही साथ जातीय जनगणना का एजेंडा भी जो है 2024 के चुनाव का एजेंडा बन चुका है और इस पर हर पार्टी को पोजीशन लेनी होगी। तो हमारी पार्टी शुरू से जातीय जनगणना के पक्ष में रही है। हम लोगों ने इस बात को बिहार के अंदर भी उठाया और आज जो बिहार में महागठबंधन ने जिस जातीय जनगणना को किया है, अगर सही मायने में कहें तो इसकी आवाज़ वहाँ जो पहले महागठबंधन था जिसमें नीतीश जी नहीं थे, उसकी तरफ से इस सवाल को उठाया गया विधानसभा के अंदर, जिसमें हमारे विधायकों का, हमारी पार्टी का एक बड़ा रोल रहा है। और उसके बाद इसके पक्ष में जो है नीतीश जी भी आए और नीतीश जी बल्कि जब भाजपा के एनडीए में भी थे उस समय नीतीश जी के नेतृत्व में वो महागठबंधन का ही उस समय का दबाव था जिसमें माले और राजद मुख्य घटक रहे हैं। तो उसी का ये दबाव था कि नीतीश जी के नेतृत्व में फिर बिहार का सर्वदलीय एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ
जो है देश के राष्ट्रपति और मुख्य प्रधानमंत्री को मिल करके जातीय जनगणना की डिमांड किया था। तो ये बिहार के अंदर फिर हुआ और उसको अभी जारी किया गया है, उसने एक हलचल पूरे देश में बनाई है। तो जातीय जनगणना बिल्कुल पूरे देश के लेवल पर होनी चाहिए और अगर इंडिया गठबंधन आता है तो बिल्कुल इंडिया गठबंधन के अंदर चूंकि एक महत्वपूर्ण घटक हम लोग भी हैं और उसके कई सारे महत्वपूर्ण घटकों ने जातीय जनगणना के पक्ष में अपनी बातें अभी रखी हैं, तो हम मानते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है आने वाले समय में तो देश के अंदर जातीय जनगणना कराई जाएगी और जातीय जनगणना के बाद जिनकी जितनी संख्या है उनके विकास के लिए, उनके आगे बढ़ने के अवसरों के लिए उनको उतने मौके देने के जो है प्रयास के लिए हमारी पार्टी भी लड़ेगी। कॉमरेड, हम बिहार के संदर्भ में जानना चाहेंगे कि आने वाले 2024 का चुनाव खासकर लेफ्ट के लिए किस रूप में वहां पर चैलेंज का सवाल बनता है, इस पर आप रोशनी डालेंगे। देखिए, लेफ्ट पार्टी के रूप में हम लोगों ने तो 2024 में पूरे देश के चुनाव को ही एक चैलेंज के रूप में लिया है और हमारी पार्टी है जिसने सबसे पहले फांसीवाद हराओ का नारा दिया, फांसीवाद को शिकस्त दो का नारा दिया और हम लोगों की पार्टी का ये मानना है कि भाजपा और मोदी के नेतृत्व में, आरएसएस के नेतृत्व में ये जो सरकार है ये एक फांसीवादी सरकार है और अगर 2024 ये सरकार फिर रिपीट करेगी तो फिर देश के अंदर पूरी तरीके से लोकतंत्र का खात्मा हो जाना है। तो ये चैलेंज हम लोग जो है इसको मानते हैं देश के लेवल पर और बिहार में भी कि वह इसको जो है किसी भी तरीके से परास्त करना है। इसलिए हम लोगों ने ये पॉलिसी ली है कि हम भाजपा को परास्त करने के लिए किसी भी स्तर तक जो है समझौता करने के लिए तैयार हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी देने के लिए भी अभी तैयार हैं लेफ्ट जो है, ताकि जो है भाजपा जैसी फासिस्ट ताकत को रोका जाए। ये हम लोगों की पार्टी की पॉलिसी है और इसी पॉलिसी के तहत हम लोग बिहार में भी काम कर रहे हैं। तो बिहार में जो महागठबंधन अभी है उस महागठबंधन की जो आज की स्थितियां हैं, हम लोग ये मानते हैं कि भाई 2020-21 के आसपास की जो स्थितियां थी उन स्थितियों के आधार पर ही बिहार में नए तरीके से सोचा जाए, क्योंकि वहाँ जो पिछला महागठबंधन था और अभी जो महागठबंधन है उसकी संरचना में थोड़ा बदलाव आया। नीतीश जी पिछली बार भाजपा के साथ थे तो जितनी सीटें वो जीते थे वो भाजपा के साथ रह के जीते थे। तो ये जरूरी नहीं है कि अभी वो उतनी सीटों की दावेदारी उनकी भी हो। तो इसलिए एक तो ये है और दूसरा ये है कि हम लोगों की स्थितियां पहले से बहुत बेहतर हुई है, लेफ्ट की खास करके सीपीआई-एमएल लिबरेशन की, क्योंकि हम लोगों ने बिहार के अंदर महागठबंधन में रहते हुए सरकार को समर्थन करते हुए भी जनता के तमाम मुद्दों पर इस पूरे दौर में जबरदस्त लड़ाइयों का नेतृत्व किया है। जन आंदोलन के हम लोग अगुवा हैं और हम लोगों ने सरकार का समर्थन करते हुए भी हमने विपक्ष की आवाज उठाने का स्पेस भाजपा को नहीं दिया हो। अगर अभी भी आप कहें तो बिहार के अंदर कोई विपक्ष की आवाज है अगर आंदोलनों के लेवल पर और विधानसभा के लेवल पर, तो वो सीपीआई-एमएल लिबरेशन है। विपक्ष की आवाज अभी हम हैं, भाजपा को हम वो जगह ही हमने नहीं दी है और इसीलिए हम सरकार में भी शामिल नहीं हुए, क्योंकि अगर हम सरकार में शामिल हो जाते और मंत्रिमंडल ले लेते तो फिर हमारी स्थिति दूसरी होती और भारतीय जनता पार्टी इन स्थितियों का फायदा उठाती। तो सरकार की जो भी कमजोरियां हैं, सरकार के जो भी गलत फैसले हैं, उनके कारण जनता में जो असंतोष होता है उस असंतोष के खिलाफ जन आंदोलनों की अगुवाई हम लोग कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी। तो इस स्थिति ने हम लोगों का काफी विस्तार बिहार के अंदर इस दौर में किया है। सीपीआई-एमएल लिबरेशन के प्रति एक बड़ा भरोसा और एक बड़ी उम्मीद बिहार के लोगों के अंदर जगी है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने तय किया है कि हम ज़्यादा दावेदारी नहीं करेंगे
हमने सिर्फ 5 सीटों की दावेदारी की है। अपने घटक जो महागठबंधन के दल हैं उनको हम लोगों ने बता दिया है कि हम लोग 5 सीटों का दावा करेंगे और बाकी जो महागठबंधन के घटक हैं उनको हम लोग सपोर्ट करें। पूरे देश में आज स्कीम वर्करों की समस्या, जिसमें आशा, आंगनवाड़ी, रसोईया, इस पर आप रोशनी डालें। देखिए, अभी जो उदारीकरण की जो नीतियां हैं और जिन नीतियों के कारण, कॉर्पोरेटीकरण की जिन नीतियों के कारण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म किया जा रहा है, सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं से पीछे हट रही है, तो ऐसे दौर में एक नई श्रेणी मजदूरों की आई है ये, जिसको स्कीम वर्कर्स के जरिए हम लोग काम करते हुए देख रहे हैं, या सरकारी सेक्टर और सार्वजनिक सेक्टर में भी जहां हम ठेका और संविदा पर काम करते हुए बड़े लोगों को हिस्से को देख रहे हैं। तो अभी देश के अंदर जो वर्किंग क्लास का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है जो स्कीम वर्कर्स है या जो संविदा और ठेके पर काम करने वाला है। तो आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी ने जब से ये वाला फिनोमेना बढ़ा है वर्किंग क्लास के अंदर, तो हम लोगों ने भी अपने कामकाज को उस सेक्टर में केंद्रित करना शुरू किया और आज उसका नतीजा है कि न सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल या दूसरे तमाम राज्यों में आप देखें तो स्कीम वर्कर्स के बीच जो है हम लोगों ने संगठन बनाए हैं, उनकी लड़ाइयों का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं और ठेका और संविदा कर्मियों की भी लड़ाई का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि आज जो नई पेंशन स्कीम के खिलाफ जो पूरे देश भर में जो परमानेंट कर्मचारियों का भी जो आंदोलन है, उस आंदोलन में भी हम जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। हमारे जो संगठन है, मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन, वो उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि अभी जब दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी जब पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर के आए थे, तो हम लोगों के किसान संगठन को, AIKM को, हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट 2 को, हमारे पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को, बल्कि कोई नेशनल पार्टी लीडर अगर ऐसा कोई वहाँ पर बोला है इंडिया गठबंधन का कोई नेशनल चेहरा तो दीपांकर भट्टाचार्य, तो हम सब लोगों को जो है वहाँ मंच पर बोलने का मौका मिला और उसका कारण यही था कि उस पूरे मूवमेंट में उनको आगे बढ़ाने में, समर्थन देने में हम लोगों का एक रोल रहा है। तो ये हम लोग मानते हैं कि अभी वर्किंग क्लास का एक मुखर लड़ाकू तबका ये तैयार हो रहा है देश के अंदर और हम पूरी ताकत के साथ उनकी लड़ाइयों को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस की बिहार में पुराने टाइम से चुनाव जो लड़े जा रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन का एक नया मंच के साथ लड़ेंगे, इसमें कितना बदलाव नजर आएगा? नहीं, हम लोगों ने पिछला लोकसभा चुनाव भी गठबंधन के तहत ही लड़ा था और जो 19 का लोकसभा चुनाव था बिहार में राजद के साथ, कांग्रेस के साथ, CPI CPM के साथ 5 दलों का एक महागठबंधन बना था और पिछला चुनाव भी हम लोगों ने उसी से लड़ा था और इस बार भी लड़ेंगे, तो इसलिए पिछला भी अनुभव है और पिछला अनुभव जो है उसके बाद विधानसभा का चुनाव उस गठबंधन ने लड़ा तो सत्ता में आने से थोड़ा ही दूर रह गए थे, लेकिन उसके बहुत अच्छे नतीजे मिले। बिहार में दरअसल में हमारा जो ग्रामीण गरीबों का सोशल बेस है और राजद का जो सोशल बेस है, ये 2 सोशल बेस जब मिल जा रहे हैं तो ये एक बहुत निर्णायक ताकत बन जा रहे हैं और ये जो गठबंधन की जो कोर ताकत है, वो कोर ताकत दरअसल में राजद और हमारा ही सोशल बेस है जो इसकी कोर ताकत है। तो इस कोर ताकत के इर्द गिर्द ये जो महागठबंधन का भी विस्तार हुआ है, तो जरूर इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा, इस लोकसभा चुनाव में एक निर्णायक बढ़त बिहार के अंदर अभी से दिख रहा है माहौल कि एक निर्णायक बढ़त जो है महागठबंधन को मिलने जा रही है
और ये कोई नई बात अभी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये पिछले 2 चुनावों के अनुभव लोकसभा और विधानसभा के साझे रूप से लड़ते हुए आगे बढ़ने के हमारे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस बार स्थितियां बिहार में और पूरे देश भर में बदलने जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड। अंत में आवाम इंडिया वॉइस की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार, साथ ही साथ कॉमरेड को धन्यवाद। ठीक, नमस्कार।